एवरीवन, आज हम जीव विज्ञान के टॉपिक में एटीपी की संरचना और उसका निर्माण कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने श्वसन के बारे में अध्ययन किया और हमने जाना कि श्वसन की क्रिया किस तरह से होती है और उसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा किस तरह से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वह ऊर्जा किस रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और अध्ययन करते हैं एटीपी की संरचना कैसे होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा श्वसन के बारे में, एक बार श्वसन रेस्पिरेशन को जानना जरूरी है। पुनः श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे कि रिएक्शन में देखिए C6H12O6 प्लस 6O2, एरो का निशान, यह ग्लूकोज है। O2 ऑक्सीजन, जब इसका ऑक्सीकरण होता है, दहन होता है, शरीर के अंदर ग्लूकोज अर्थात भोज्य पदार्थों का दहन होता है तो 6CO2 प्लस H2O, 6H2O प्लस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 6CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह जल है और ऊर्जा है। तो इस तरह से पीछे हमने देखा कि ग्लूकोज भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब ऊर्जा प्राप्त होता है तो यह ऊर्जा जो एनर्जी है, ऊर्जा, वह तुरंत ही एक ऊर्जा संग्रहित करने वाला पदार्थ होता है, उसमें जाकर वह स्टोर हो जाती है जिसे हम एटीपी कहते हैं। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, अर्थात एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, इसका निर्माण हो जाता है और यह हमारे शरीर में जो है संचित रहती है। जब कभी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इसी एटीपी से हमें पुनः ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो आइए पहले समझे कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट है, अतः इसका निर्माण एडिनोसिन और ट्राईफास्फेट, ट्राईफास्फेट का मतलब 3 फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक अणु हैं, जिसको हम क्रमशः P से प्रदर्शित करेंगे। 1P, 2P और 3P। तो इस तरह से यह तीनों P है, यह तीनों P है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अतः इसका जो निर्माण होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट का,
एक एडिनोसिन का अणु और 10 फास्फोरिक अम्ल का अणु है। यहाँ पर यह जुड़ जाएंगे तीनों फास्फोरिक अम्ल के अणु, और यह जो बांड है इसमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। जब हम भोजन करते हैं और उसका ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा के फलस्वरूप जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है श्वसन के फलस्वरूप, वह ऊर्जा तुरंत पी फास्फोरिक अम्ल को, पी फॉर फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये क्या है, फास्फोरिक अम्ल है। और वह ऊर्जा इस फास्फोरिक अम्ल को लेकर इस एडिनोसिन से जुड़ जाती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। जब कभी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो यह जो फास्फोरिक अम्ल होता है यह टूटता है। ज्यों ही एक फास्फोरिक अम्ल टूटेगा, बाहर निकलेगा, तो यहां से यह बांड भी ब्रेक होगा और इससे अत्यधिक ऊर्जा बाहर निकलेगी और उस ऊर्जा का हम उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आइए देखें कि किस तरह से यह जो एटीपी है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक पी अणु टूटता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। इसमें एडीपी में एटीपी से जब एक फास्फोरिक अम्ल टूटता है तो यहाँ इस बांड के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। और यह एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। इसका नाम है एडिनोसिन डी मीन्स डाई, डी का मतलब फास्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इस तरह से एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। अब आइए समझें कि जो यह एडीपी होता है, इसमें जो एडीपी जो होता है यह पुनः एटीपी में भी कन्वर्ट हो सकता है। एडीपी कैसे? जब यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा प्राप्त करता है, जब शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा एनर्जी, और यह एनर्जी जो होता है पुनः एक फास्फोरिक अम्ल को लेकर इससे जुड़ जाता है और यह पुनः एटीपी के रूप में संचित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? एडीपी कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग एक बंध के रूप में करता है और यह बंध इस पी को, फास्फोरिक अम्ल को, इससे जोड़ देता है और यह एडीपी एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि एडीपी जो होता है इससे एक फास्फोरिक अम्ल और टूट जाता है। यहां पर एडीपी है, अगर यह इस एडीपी से एक फास्फोरिक अम्ल का अणु
और ब्रेक हो गया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा फास्फोरिक अम्ल, केवल एक फास्फोरिक अम्ल बचा, अर्थात जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन प्लस एक फास्फेट और कितना है, केवल एक, तो इसको हम कहते हैं AMP। इसका क्या मतलब हो गया, क्या नाम हो गया, एडिनोसिन, एम से मोनो, मोनो मतलब एक, पी से फास्फेट, का क्या नाम हो गया, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, अर्थात जो यह एडिनो AMP है वो इसका नाम हो गया एडिनोसिन मोनोफास्फेट। कैसे इसका निर्माण हुआ, जब ATP से दो फास्फोरिक अम्ल के अणु टूट जाते हैं तो यह ADP से होते हुए AMP में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जैसे ATP है, इसमें से एक फास्फोरिक अम्ल माइनस हुआ तो यह ADP में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह अगर एक और P माइनस हुआ फास्फोरिक अम्ल तो यह AMP में बदल जाएगा। तो इस तरह से फास्फोरिक अम्ल के टूटने से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग जो है कुछ सजीव जो होते हैं वह विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे कोशिकीय श्वसन हो गया, उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सांस लेने में, उठने बैठने, खाने पीने, सोचने में, या शरीर के जो आंतरिक अंग हैं वह भी अपना वर्क करते हैं, तो उनको भी वर्क करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वह ATP से प्राप्त करते हैं। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि कोशिकाओं के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, और ज्यों ही यह ऊर्जा प्राप्त होती है यह ऊर्जा तुरंत ATP में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। जैसे भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। जब इनका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण, जब इनका ऑक्सीकरण, इसको हम दहन भी कह सकते हैं, शरीर में जब इसका दहन होता है, जब भोज्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, और यह ऊर्जा शरीर में उपस्थित ADP, शरीर में ADP भी मौजूद होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यह जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है इस ऊर्जा को वह ग्रहण करता है, इस ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करता है और परिवर्तित हो जाता है ATP में। और जब शरीर में ऊर्जा संचित हो जाता है तो इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। यदि शरीर से कार्य लिया जाता है तो यह ATP का जो फास्फोरिक अम्ल है, जैसा कि पीछे हमने बताया, वो टूटता है और इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और जब ऊर्जा निर्मुक्त होगी, ठीक है, यहाँ से यह ऊर्जा निर्मुक्त होती है, बाहर जाती है, और यह ATP पुनः जो है क्या हो जाता है, ADP में बदल जाता है, और इस ऊर्जा के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं, विभिन्न कार्यों को करेंगे, जिसमें जैसे
एग्जाम्पल में पेशी संकुचन होता है, कोशिकीय नियंत्रण, कोशिकीय नियंत्रण और भी जो कार्य होते हैं जैसे उठना, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, श्रावण, शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा श्रावण होता है वह पेशी संकुचन ऊपर है, गति और शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह इस ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक चीज और है नोट करने वाली बात कि जो एटीपी होता है इसको ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ऊर्जा का सिक्का, इसको ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर में। और यहाँ पर जो एटीपी होता है जब ये टूटता है तो एडीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फास्फेट या एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका भी निर्माण होता है, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एडीपी से एटीपी से कैसे एडीपी बनता है और पुनः एडीपी से किस तरह से एटीपी बनता है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और, कभी कभी इस ऊर्जा से जो है प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी होता है, निर्माण भी होता है। और भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, सब कार्य, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। तो इस तरह से यह एटीपी का निर्माण और कैसे ऊर्जा शरीर में बनती है, कहाँ जाती है, कैसे संचित होती है, तो इस तरह से यह पूरा डिटेल में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। सिद्ध करिए कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो आइए उसको जान लें कि कैसे इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसको हम फ्रेंड्स आइए जाने कि किस तरह से श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसके लिए हमें प्रयोग करते समय विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से हम यह सिद्ध करेंगे कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना होगा। उद्देश्य कि सिद्ध करना कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। आपको उद्देश्य से पहले लिखना पड़ेगा कि सिद्ध करना कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड
मुक्त होती है। इसमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो इसमें लिखेंगे आवश्यक सामग्री, उसको आप दर्शाएंगे। जैसे इसमें आपको आवश्यकता होगी परख नली की, इसके बाद चूने का पानी चाहिए, पिचकारी चाहिए, और फूकने के लिए एक छोटा सा पाइप चाहिए, छोटा सा पाइप इत्यादि। इसके अलावा छोटी मोटी कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है रहती है, जो इत्यादि में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता होगी जो प्रयोग करते समय इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद क्रिया विधि लिखना है, किस तरह से यह प्रयोग हमको करना है, तो वह क्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्रिया विधि में कई पॉइंट आते हैं, इसको हम समझ लेंगे कि किस तरह से क्या करना है। तो आइए क्रिया विधि में क्या करेंगे, एक परख नली ले लेंगे इस तरह से, यह परख नली है। एक और परख नली ले लेंगे, परख नली या शीशे का बना होता है, कांच का, लेबोरेटरी में मिलता है, रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में। इसमें चूने का ताजा पानी ले लेते हैं, चूने का पानी इसमें भी ले लेंगे। चूना पत्थर जो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हम जल में घोल देते हैं तो चूने का पानी तैयार होता है, चूने का पानी या जल। यहाँ भी क्या है, चूने का पानी, इस तरह से इसमें ले लेते हैं। अब क्या करना है हमें कि छोटा सा जो पाइप है उसको लेकर इसके अंदर ऐसे डुबो देना है, और इस मुंह से इसमें हवा फूकना है। किससे? मुंह से, मुंह से हवा इसके अंदर फूकना है। इसके अंदर मुंह से क्या करना है, हवा फूकना है। और यहाँ पर जब अंदर हवा जाएगा तो इसमें बुलबुले जाएंगे, और इससे हवा से क्या होगा कि इस चूने का पानी से अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा। और हम देखेंगे कि कुछ समय बाद जो यह चूने का पानी होता है यह कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया, मतलब दूध के रंग का हो जाता है। और इसके समय को हम नोट कर लेते हैं कि कितना समय लगा, है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से जितना इसमें समय लगेगा फूकने में, 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है, 3 मिनट लग सकता है। इसको हम फूकेंगे, और जब यह दूधिया हो जाएगा तो घड़ी से अपना प्रारंभ से पूरे इसके समय को हम नोट कर लेंगे कि जो यह चूने का पानी है कितने समय में यह दूधिया, मतलब दूध के कलर का सफेद हो गया है। यह पहली परख नली थी और यह दूसरी परख नली है। अब दूसरी परख नली में भी हम क्या करते हैं कि हवा, मतलब जो वातावरण से हवा है, पिचकारी की सहायता से इसमें भी हवा को फूकते हैं, वातावरण के हवा को, ठीक है, वातावरण से हवा।
पिचकारी की सहायता से, पिचकारी की सहायता से इसमें हवा अंदर ले जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हवा ले जाते हैं, यहाँ भी बुलबुले उठेंगे। और इस तरह से पिचकारी से हम हवा को ऐसे ऐसे कर कर इसमें खूब जो है प्रेस करते रहेंगे नीचे की तरफ। और जब यह चूने का पानी दूधिया होने लगे या दूधिया यह हो जाए तो इसके भी समय को क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं। इसके भी समय को हम नोट कर लेते हैं कि इसमें कितना समय लगा, कितना समय लगा, कितना समय लगा। ठीक है, इसमें भी नोट कर लिए हैं कि कितना समय लगा और इसमें भी नोट कर लिए कि कितना समय लगा। अब इसका हम दोनों के समय का जो है प्रेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि मुंह से फूकने में कितना समय लगा और हवा के पिचकारी की सहायता से जो वातावरण का हवा है इसमें फूकने में जो इसका रंग है चूने का पानी या दूधिया होने में कितना समय लगा। और हम देखते हैं कि जो परख नली नंबर 1 है इसमें मुंह से फूकने में बहुत ही कम समय लगता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ही लगता है या इससे भी कम लगता है। और जो पिचकारी से हम हवा इसके अंदर डालते हैं इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगता है, 5 मिनट 6 मिनट 4 मिनट इस तरह से समय लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि मुंह से फूकने में बहुत जल्दी ही पहले परख नली का पानी दूधिया हो गया, जबकि दूसरे परख नली का पानी जो चूने का पानी है बहुत अधिक समय में दूधिया हुआ। तो इसका निष्कर्ष हम निकालते हैं कि जो प्रेक्षण हो गया, क्रिया विधि के बाद प्रेक्षण और इसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है कि हम जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। श्वसन की क्रिया में क्या बनती है, CO2 बनती है और अधिक मात्रा में बनती है। कितनी मात्रा में, अधिक मात्रा में, जिससे कि यह जो चूने का पानी है जल्दी ही दूधिया हो जाता है। लेकिन जो वातावरण से पिचकारी की सहायता से हवा चूने के पानी में भेजा जाता है उसको दूधिया होने में ज्यादा समय लगा, क्योंकि वातावरण में CO2 की मात्रा कम होती है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि श्वसन की क्रिया में, क्योंकि हम मुंह से सांस जो है इसके अंदर डाले तो श्वसन की क्रिया से जो CO2 उत्पन्न हुआ वो हमारे मुंह की सहायता से इसके अंदर गया और यहाँ पर जो चूने का पानी होता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaOH ट्वाइस प्लस CO2, और यहाँ पर यह बना लेता है CaCO3 प्लस H2। ठीक, तो इस तरह से क्या बन गया, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी से क्रिया कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और इसी के कारण जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। तो क्लियर हुआ, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। प्रयोग है हमारा उद्देश्य है कि सिद्ध करना कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। आवश्यक सामग्री परख नली, चूने का पानी, पिचकारी, छोटा सा पाइप जिसको मुंह में लगाकर फूकते हैं। इस तरह से क्रिया विधि में क्या करना है, 2 परख नली ले लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, इसमें बराबर मात्रा में चूने का पानी ले लेते हैं। एक परख नली को मुंह से जो है पाइप की सहायता से परख नली में जो चूने का पानी है उसमें फूकते हैं। कुछ समय फूकने के बाद जब यह चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाए तो उसका समय नोट कर लेते हैं। उसी तरह
जो दूसरी परख नली है उसमें भी चूने के पानी में पिचकारी की सहायता से वातावरण के हवा द्वारा जो है हवा प्रवाहित कराते हैं। और इसका भी देखते हैं कि जब यह चूने का पानी दूधिया रंग हो जाए तो इसका भी समय नोट कर लेते हैं। इसके बाद दोनों के समय का हम तुलना करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। कंजर्वेशन करेंगे तो देखते हैं कि जो पहली परख नली है उसका पानी दूधिया जल्दी हो गया और दूसरे परख नली का जो चूने का पानी है वो बहुत देर से दूधिया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जब हम मुंह से फूकते हैं तो इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जल्दी ही कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिससे यह दूध के रंग का सफेद हो जाता है। और इसमें ज्यादा समय लगता है क्योंकि वातावरण के हवा में CO2 की मात्रा कम होती है। अतः सिद्ध हो जाता है कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो यह क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अगले वीडियो में और एक प्रयोग है, उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।